क्योंकि हम सामान्यतया दूसरों का इवैल्यूएशन ज़्यादा करते हैं, खुद का मूल्यांकन नहीं करते हैं, खुद की कमियों को हम स्वीकार ही नहीं करते हैं, इसलिए हम में सुधार कम होता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप मुझसे कोई एक चीज़ सीखना चाहें तो वो ये सीखें कि खुद का निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे करें। आप सही मायने में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? आपने दिन में कितने समय, कितने घंटे पढ़ाई की है? जो पढ़ाई की है वो भी क्वांटिटी वाइज़ ही है या क्वालिटी वाइज़ भी आपने आउटपुट भी है उसका या नहीं है? कितना समय बर्बाद किया है? कायदे से अगर आपके 5 मिनट भी बर्बाद होते हैं तो आपको बहुत दुःख होना चाहिए, क्योंकि आपकी जीवन के ये 5 मिनट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलो ख़ैर, तो कहने से कोई ख़ास फ़र्क आप पे पड़ेगा नहीं। आप अपना मूल्यांकन करोगे नहीं या करोगे? देखते हैं, देखें। तो शाम को सोते समय हमेशा अपना इवैल्यूएशन करें, अपना मूल्यांकन करें कि आज का दिन आपने किस तरह से व्यतीत किया और उसमें कितना समय आपने जो अनावश्यक कार्यों पर खर्च किया है। तो रोज़ाना एक डायरी मेंटेन करें और डायरी में रोज़ाना लिखें कि आज मैंने सुबह से शाम तक, सुबह उठने से पहले अब मैं सोने जा रहा हूँ, इस दौरान ये 5 जगह मैंने जो है टाइम वेस्ट किया। आपको लगेगा, आपके अंदर का मन कहेगा कि नहीं, मैंने तो आज मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, बहुत अच्छी। ज्यों ही ये आपका मन कहे कि बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, त्यों ही अपने आप को ही टोकना है कि ना, झूठ मत बोल। और कुरेदना है, खोदना है, ज़बरदस्ती पता करना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कि आप जो है पूरे समय का सदुपयोग किया हो। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी आपके दौर से गुज़रे हुए हैं। और हम कितनी कोशिश करते थे तो भी पूरे दिन का सदुपयोग नहीं हो पाता था। और जो लेकिन रोज़ाना शाम को ये अपना मूल्यांकन करते और देखते कि यार आज ये उस समय दोस्तों के साथ इतनी देर बैठ गया था, उस समय इतनी देर, और तुम्हारे सामने तो ये भटकाव के रास्ते भी बहुत ज़्यादा है, फ़ेसबुक है, व्हाट्सऐप है। तो ये चीज़ें, सोशल मीडिया को कम से कम समय दें, ना के बराबर समय दें, बिल्कुल ही नहीं दें। मैं तो ये कहूँ कि व्हाट्सऐप और फ़ेसबुक को तो डिलीट ही कर दो आप लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सऐप रखो तो व्हाट्सऐप में किसी भी ग्रुप में मत जुड़ो, और अपने जो कुछ दोस्त हैं उनके साथ, जिनके साथ जो है वो आप नॉलेज की कोई बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ें। अदरवाइज़ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ये तो डिलीट होने ही चाहिए। और अगर आपके मोबाइल में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम है, तो मैं आप लोगों को ये श्राप देता हूँ, दे दूँ श्राप? अब अपने आप को ही श्राप दे दो। और वैसे ही क्या, राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाओ सीकर कर खोटा काम। तो वो तो खैर भगवान और फेसबुक खुद ही तुम्हें श्राप दे देगा। तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे समय कम से कम बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लें, क्योंकि यही समय तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। आप बसों में धक्के खाने के लिए जन्मे हैं या आप अफ़सर बनने के लिए जन्मे हैं। ठीक है? आपका ये जो 2 साल है ये ही तय करेगा। तो या तो अभी मौज कर लो 2 साल में, या पूरी ज़िंदगी मौज कर लेना। और वैसे तो कायदे से पढ़ाई में भी मौज ही है, आनंद ही है। ठीक है? चलिए, तो अब अपन देखते हैं, देखें, अपन पढ़ रहे थे कि आरबीआई जो है बाज़ार की तरलता को नियंत्रित कैसे करती है। कंट्रोल, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के ये टूल्स हैं। बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट एट व्हिच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द बैंक, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। सीआरआर, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों के पास जो भी लोग रुपए जमा करवाते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो आरबीआई तय करती है टाइम टू टाइम, अलग अलग। तो उतना उनको अपने पास कैश के रूप में रखना होता है, रिजर्व, कैश रिजर्व होना चाहिए, इसलिए वो कैश आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। ठीक है? तो वर्तमान में ये 4% है, तो बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपए आज जमाएँ आई है लोगों की, तो 4 करोड़ रुपए रिज़र्व में रखने चाहिए आरबीआई के पास, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। उसके बाद प्लान बी के तहत कि कैश कभी खत्म ना हो, इसलिए आरबीआई के पास जितने भी टोटल लोग रुपए जमा कराते हैं, उनको आगे ऋण देते समय ये ध्यान देना है कि 18%
जो है वो लिक्विड असेट्स में इन्वेस्ट करने हैं, ऐसी जगह लगाने हैं जहां से जब भी जरूरत पड़े बैंक जो है वो वापस वसूल सके, हाथों हाथ वापस प्राप्त हो जाए। तो इसमें जो है 18% जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने होते हैं, भारत सरकार को उधार देने होते हैं, और उनके बदले में भारत सरकार सिक्योरिटीज देती है। सिक्योरिटीज पहले कागज की बनी होती थी, और जिस तरह से 100 रुपए 10 रुपए के नोट होते हैं वैसे ही नोट होते थे, और उनके ऊपर भारत सरकार लिखा होता था, और उसके ऊपर 10 रुपए 100 रुपए 1 रुपया इस तरह से जो है वो लिखा होता था। तो वो सिक्योरिटीज होती थी। तो इधर रुपए दिए, बैंक ने दिए सरकार को, और सरकार ने वो 18 करोड़ की सिक्योरिटीज दे दी। अब वो सिक्योरिटीज जो ऐसी है जिसको बैंक कभी भी जो है वो आरबीआई के पास जमा करवा के और पैसे ले सकती है, इन अगर कैश की बहुत ज्यादा दिक्कत आए तो, और या फिर इन सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच के भी रुपए लिए जा सकते हैं, ताकि कैश की, तो ये कैश खत्म ना हो बैंक के पास एनी टाइम लिक्विडिटी बनी रहे, उसको सही करने के लिए सीआरआर और एसएलआर दो चीजें हैं। फिर है रेपो मार्केट, रेपो मार्केट, तो जिसमें आरबीआई और बैंक के बीच में जो है वो शॉर्ट टर्म जो लेन देन होते हैं उसे रेपो मार्केट कहते हैं। इसमें रेपो रेट जिस अल्पकालिक समय के लिए बैंक जो आरबीआई से उधार लेती है उसकी जो ब्याज दर होती है वो रेपो रेट होती है। इसमें अपन देखेंगे कि एक रिवर टर्म रेपो रेट और कंसेप्ट यूज में लिया हुआ है। सामान्यतः तो रेपो रेट ही कहते हैं, लेकिन इसको टेक्निकल रूप से रेपो रेट को भी दो भागों में, एक तो रेपो रेट जो प्रॉपर एक दिन के लिए अगर बैंक लेता है तो रेपो रेट, और एक दिन से 28 दिन के बीच ज्यादा दिन के लिए लेता है तो टर्म रेपो रेट यूज जो है वो की जाती है। तो टर्म रेपो यूज की जाती है, जो मैं बाद में आपको लिखवा दूंगा। एक फिर है रिवर्स रेपो रेट, बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कराता है, उल्टी गंगा बहती है, बैंक आरबीआई को पैसे दे रहा है, तो उसका जो ब्याज दर है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एमएसएफ रेट, अगर बैंक के पास जो है वो एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां अगर नहीं है, और फिर बैंक को एक दिन के लिए रुपए चाहिए, तो ये एमएसएफ के तहत जो है एसएलआर की जो सिक्योरिटीज है इनको गिरवी रख के एक दिन के लिए ऋण ले सकता है बैंक आरबीआई से। ठीक है, तो उसकी जो रेट होती है एमएसएफ होती है, ये रेपो रेट से थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर अपन ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो पढ़ रहे थे, खुले बाजार की क्रिया पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये जो रेट की बात करें अगर अपन, तो सबसे ज्यादा तो बैंक रेट और एमएसएफ रेट एक समान होती है, ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी तुलना में रेपो रेट कम होती है। ये तीनों, अब आरबीआई से बैंक को पैसा जो मिलता है तो ये कम होती है, और ये दोनों ज्यादा होती है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट सबसे कम होती है, सबसे कम रिवर्स रेपो रेट होती है, उससे ज्यादा रेपो रेट होती है, और उससे ज्यादा बैंक रेट और एमएसएफ रेट होती है, ये दोनों बराबर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, और एलटीआर जो है वो पढ़ लेते हैं आज अपन जो है। ठीक है, पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया, तो मैंने आपको मेरे ख्याल से समझा तो दिया था कल। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी समझाया था, ये बता दिया था आपको, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रिया। तो लिखो कि बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी, लिखना है अभी, बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का यह एक अतिरिक्त उपकरण है। बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का यह एक अतिरिक्त उपकरण है। टू कंट्रोल द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, इट इज एन एडिशनल टूल ऑफ आरबीआई, एडिशनल टूल ऑफ आरबीआई। खुले बाजार की क्रिया जो है वो क्या है, एक एडिशनल टूल है। इसके तहत प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री की जाती है। इन दिस सिक्योरिटीज आर सोल्ड और परचेज्ड बाय द आरबीआई। सिक्योरिटीज आर सोल्ड और परचेज्ड बाय द आरबीआई। इसके तहत प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री की जाती है। यदि बाजार में तरलता अधिक है, इफ देयर इज ए हाई लिक्विडिटी इन मार्केट,
इसके तहत प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है। प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री की जाती है। सिक्योरिटीज आर सोल्ड और बॉट, परचेज्ड। यदि बाजार की तरलता अधिक है, ठीक है, यदि बाजार की तरलता, इफ देर इज ए हाई लिक्विडिटी, यदि बाजार की तरलता अधिक है, अर्थात उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, इट मीन्स देर इज ए हाई इन्फ्लेशन, अर्थात उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है। इफ इट मीन्स देर इज ए हाई इन्फ्लेशन, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो आरबीआई प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। देन आरबीआई सेल्स सिक्योरिटीज। प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। आरबीआई प्रतिभूतियों की बिक्री कर, अगर महंगाई है, महंगाई ज्यादा है, तो आरबीआई प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटीज, ठीक है। तो प्रतिभूतियां बेचेगी आरबीआई, सिक्योरिटीज बेचेगी, तो रुपया आरबीआई के पास चला जाएगा, तो बाजार में रुपया जो है वो कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी, रुपए कम होंगे, रुपए नहीं होंगे तो डिमांड नहीं होगी, तो ये डिमांड जो ज्यादा थी महंगाई का मतलब, तो वो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। रुपए नहीं होंगे तो लोग खरीदने नहीं जाएंगे, खरीदने नहीं जाएंगे तो चीजें जो है, डिमांड ज्यादा होती है तो महंगी होती है, तो नहीं, डिमांड नहीं होगी तो वस्तुएं वापस सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। तो ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, महंगाई को, ठीक है। अब इसका उल्टा करना है तो उल्टा लिख दो। यदि बाजार में तरलता कम है, इफ देर इज ए लो लिक्विडिटी इन मार्केट, लो लिक्विडिटी इन द मार्केट, बाजार की में तरलता कम है, ठीक है। तरलता कम यानी पैसे कम है, ठीक है। कब पैसे कम होंगे तो डिमांड कम होगी, इट मीन्स देयर इज ए डिफ्लेशन, अर्थात अविस्फीति, अर्थात अविस्फीति या आर्थिक मंदी की स्थिति है। अविस्फीति या आर्थिक मंदी की स्थिति है, इट मीन्स देयर इज ए डिफ्लेशन और रिसेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन। अविस्फीति या आर्थिक मंदी की स्थिति है, इट मीन्स देयर इज ए डिफ्लेशन और रिसेशन। तो आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियों को खरीदती है। देन आरबीआई परचेजेस, देन आरबीआई परचेजेस सिक्योरिटीज, तो प्रतिभूतियों को खरीदती है आरबीआई। तो प्रतिभूतियों को बेचना, पिछली क्लास में समझा दिया था, सिक्योरिटीज बेचेगी तो पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, पैसा आरबीआई के पास जाएगा तो लोगों के पास नहीं रहेगा, बाजार में पैसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब पैसा ज्यादा खींच लिया आरबीआई ने, कई बार हो जाता है, क्योंकि ये तराजू है एक तरह का, डिमांड और सप्लाई। आप एक किलो का बाट रख दिया, शक्कर डाली, कभी ज्यादा हो गई तो ये तराजू ज्यादा झुक जाएगा, वापस निकाली तो ज्यादा निकल गई तो वो तराजू ज्यादा झुक जाएगा। तो ये चूहे बिल्ली का खेल, ये जो है तराजू वाला खेल, ये कभी ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर, हाँ कि भाई बराबर जो है डाला है और यूं जो है, तो ये तुला जो है इस तरह से होता रहता है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, कभी थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी तो वापस मंदी आ जाएगी, क्योंकि इसका इफेक्ट, हालांकि तराजू में तो इफेक्ट तुरंत आ जाता है, लेकिन यहाँ से आरबीआई ने ये सिक्योरिटीज खरीदी है, इसको यहाँ तक पहुंच के इसका इफेक्ट आते आते टाइम लग जाता है। और कई बार आरबीआई को लगता है अभी तक कोई असर नहीं आया, कोई असर नहीं हुआ,
हुआ तो और ज्यादा खरीद लेती है, वो और ज्यादा जो है वो सिक्योरिटीज बेच देती है, तो ज्यादा बेचने से पैसे ज्यादा कम हो जाएंगे, मंदी आ जाएगी, फिर वापस सिक्योरिटीज डालती है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज को बेचना, सिक्योरिटीज को खरीदना, पैसा और सिक्योरिटी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो रेपो और उसमें भी यही किया जाता है और इसमें भी यही किया जाता है, ठीक है। लिखो कि रेपो बाजार में, इन रेपो बाजार में प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है, सिक्योरिटीज आर केप्ट एज ए कोलेट्रल। रेपो बाजार में प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है, इन रेपो मार्केट सिक्योरिटीज आर केप्ट एज ए कोलेट्रल, ठीक है। जबकि खुले बाजार की क्रिया में, बट इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, जबकि खुले बाजार की क्रिया में, जबकि खुले बाजार की, बट इन ओपन मार्केट ऑपरेशन सिक्योरिटीज आर सोल्ड, खुले बाजार की क्रिया में प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, खुले बाजार की क्रिया में प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, जबकि रेपो बाजार में निश्चित समय के लिए ही गिरवी रखा जाता है, वापस इधर उधर आ जाते हैं। जबकि इसमें तो वो दे दिया तब अगले वाले की रहेगी, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता। रेपो बाजार में समय निश्चित होता है, जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में वापस ट्रांजैक्शन का कोई समय निश्चित नहीं, उसमें तो फिक्स होता है कि ये सिक्योरिटीज है 10 दिन के लिए रखिए, 10 दिन के लिए पैसे, 10 दिन बाद वो पैसे वापस जाएंगे, सिक्योरिटी वापस आ जाएगी। जबकि इसमें है ये दे दी, अब अगला वाला रखे, वो जाने, उसका काम जाने, वो क्या करना चाहता है वो जाने उसका, ठीक है। तो इसलिए तुलनात्मक रूप इसलिए लिखो कि बाजार रेपो बाजार अल्पकालिक है, रेपो मार्केट इज ए शॉर्ट टर्म मेजर, अल्पकालिक है। जबकि खुले बाजार की क्रिया, जबकि खुले बाजार की क्रिया रेपो बाजार की तुलना में दीर्घकालिक उपाय है, जबकि खुले बाजार की क्रिया रेपो बाजार की तुलना में दीर्घकालिक उपाय है। रेपो मार्केट इज शॉर्ट टर्म मेजर and open market operation is a long term measure compared to repo market. Open market operation is a long term measure compared to रेपो मार्केट। तो रेपो मार्केट से कंपेयर करें तो खुले बाजार की क्रिया थोड़ा लंबे समय का उपाय होती है, जबकि रेपो मार्केट जो है शॉर्ट टर्म उपाय जो है वो होता है तरलता को नियंत्रित करने का, ठीक है। अब उसके बाद अब देखेंगे अपन अब किस तरह से जो है फर्क पड़ता है इससे। कि पहले मैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लिखो, देखें लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बाजार में
तरलता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन मार्केट, बाजार में तरलता को बढ़ाने के लिए, बाजार में तरलता को बढ़ाने के लिए आरबीआई के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट, इट इज वन मोर टूल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का यह बाजार में तरलता को बढ़ाने के लिए आरबीआई का आरबीआई के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला यह भी एक अतिरिक्त टूल है, उपकरण है। आरबीआई के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला यह भी एक अतिरिक्त उपकरण है। तो मैं लिखवा रहा हूं, पहले लिखवाने के साथ साथ ही मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, या पहले समझा दूं आपको। तो आरबीआई के द्वारा प्रयोग में लिया जाता, बाजार की तरलता, अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है, बाजार तरलता बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो तो तरलता को कंट्रोल करने के लिए था, ये कि कम ज्यादा दोनों करने के लिए था, ये तरलता बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए एक एडिशनल, एक ये भी टूल जो है वो है, जो कि 2020 में, ये कब शुरू किया, अभी नया ही है, 2021 अभी लगा है, 2020 में ये शुरू किया गया है, ठीक है। और इसके तहत क्या होता है कि ये आरबीआई है और ये बैंक है, आरबीआई है, ये बैंक है, और इसमें बैंक क्या कर सकते हैं, आरबीआई से दीर्घकाल के लिए ऋण ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ऋण ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कितना, 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक के लिए, 1 साल से 3 साल तक के लिए ऋण ले सकते हैं बैंक आरबीआई से। और इसकी जो ब्याज दर होगी, वही ब्याज दर होगी जो रेपो रेट में होती है, यानी रेपो रेट कम रेट है और बैंक रेट ज्यादा है, लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि और ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई है तो अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का संकट गहरा गया है, और इसलिए सरकार की नींद उड़ी हुई है कि अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी, कितने लोगों की आमदनी इससे प्रभावित हुई है, कितने लोगों के रोजगार इससे प्रभावित हुए हैं, और इसलिए कोरोना से तो मरेंगे या नहीं मरेंगे, लेकिन लोग जो है भूख से जरूर मर जाएंगे। तो आर्थिक मंदी नहीं आए, उत्पादन चलता रहे, प्रोडक्शन होता रहे, होगा कब, जब लोगों उद्योगों कारखानों के पास जो है, वो कंपनियों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद होने की वजह से वो घाटे में जा रहे हैं, तो उनको और ज्यादा धन उपलब्ध कैसे करवाया जाए, इसके लिए आरबीआई ने ये एक और शुरू किया है कि जिससे कि आपको रेपो रेट के आधार ऊपर ही, जितनी शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट वसूली जाती थी, लॉन्ग टर्म के ऋण के लिए हमेशा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जो जो ड्यूरेशन बढ़ता है त्यों त्यों रिस्क बढ़ती जाती है, और कम समय है रिस्क कम होती है, ठीक है। तो इसलिए उसकी रेट ज़्यादा होती है, तो मैं आरबीआई ने यही है कि भाई कम दर पर जो रेपो रेट पे जो हम ब्याज वसूलते हैं ना, उसी इंटरेस्ट रेट पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी ऋण दिए जाएंगे, बस इतना ही है। लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को ही लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दो, लॉन्ग टर्म के लिए। अब तक रेपो ऑपरेशन जो है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता था, अब लॉन्ग टर्म के लिए रेपो ऑपरेशन जो है वो किया गया है, ठीक है। तो आरबीआई का ये अतिरिक्त टूल है, इस 2020 में इसे आरंभ किया गया है, इट वाज स्टार्टेड इन 2003। एलटीआरओ के तहत इसे 2000 स्टार्टेड इन 2020, ठीक है, 2020 फरवरी में घोषणा की थी, और मार्च में पहली बार रुपए दिए थे, और फिर अप्रैल में फिर और रुपए जो है वो दिए गए थे।
एलटीआरओ के तहत आरबीआई बैंकों को 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। एलटीआरओ के तहत, इन दिस एलटीआरओ, आरबीआई प्रोवाइड्स long term loans to the bank. RBI provides long term loans to the bank. आरबीआई बैंकों को 1 से 3 वर्ष की अवधि, एलटीआरओ के तहत आरबीआई बैंकों को 1 से 3 साल, कम से कम 1 वर्ष, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऋण 1 साल या उससे ज्यादा वाले होते हैं, उसी को कहते हैं। 1 साल से कम होते ही 364 दिन होते ही जो है वो शॉर्ट टर्म में काउंट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म ऋण, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये: 364 दिन तक के जो ऋण होते हैं वो शॉर्ट टर्म में काउंट होते हैं, और 365 दिन पूरे होते हैं, 1 साल पूरा होता है, और इससे अधिक अवधि के लिए ऋण है उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो 1 साल, कम से कम 1 साल, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए, 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है। इन एलटीआरओ फैसिलिटी, आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द बैंक्स for the duration of 1 year to 3 year. Duration is 1 year to 3 years. 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसमें रेपो दर, रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो दर से ब्याज वसूला जाता है। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट द रेपो रेट। इसमें भी बैंकों को रेपो दर के से ब्याज वसूला जाता है। ब्याज, इंटरेस्ट रेट रेपो रेट लगेगी, बैंक रेट पे लेने की जरूरत नहीं है। आप रेपो रेट की रेट से जो है, जो कम होती है, उस पर आप जो है ले सकते हो। इसके लिए भी सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना होता है। बैंक्स हैव टू यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेटरल। गवर्नमेंट हैव टू यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेटरल। इसमें भी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो कोलेटरल रख लो, और उसके बाद आरबीआई से जो है वो आप ऋण ले लो। ठीक है। कितने साल? 1 से 3 साल। तो जो रेपो में दिया जाता था कम अवधि के लिए, वो का वो लंबे ड्यूरेशन के लिए जो है वो ये दिया जाएगा। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसके तहत LTR-1 के तहत, LTRO-1 के तहत 1 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं। इन LTRO-1 लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो फर्स्ट था, उसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपीज आर प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने कितने दिए हैं? 1 लाख करोड़ के ऋण जो है वो बैंकों को दिए हैं। पूरा सेंटेंस लिख दिया। LTR-1 के तहत आरबीआई ने 1 लाख करोड़ के ऋण बैंकों को दिए हैं। कितने दिए? तो ये पिछले साल जो है 2020 में मार्च और अप्रैल में जो है 1 लाख करोड़, 25,000 करोड़ एक बार, 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, 25,000 के 4 स्लॉट में जो है आरबीआई ने पैसे दिए बैंकों को कि जाओ बैंक्स, बांट दो ये पैसे बाजार के अंदर, और दे दो लोगों को पैसे ही पैसे, ताकि बाजार में पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है। LTRO-2, LTRO-2 के तहत 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो दिए गए हैं।
50,000 करोड़। ठीक है, तो कुल मिला के 1 लाख करोड़ पहले, और दूसरे दौर में दूसरा और स्कीम चलाई जिसमें 50,000 करोड़ जो है वो आरबीआई ने बैंकों को दिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दिए हैं, और उनसे ब्याज रेपो रेट के हिसाब से ब्याज जो है वो वसूला जाएगा। ठीक है, अब वो टर्म आती है टारगेटेड टीएलटीआरओ। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लिखो देखें, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। आरबीआई ने एलटीआरओ को ही आरबीआई ने एलटीआरओ को ही टीएलटीआरओ के रूप में लागू किया है। आरबीआई हैज इंप्लीमेंटेड एलटीआरओ एज ए टीएलटीआरओ। ठीक है, टीएलटीआरओ टारगेटेड, लिख दो, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के रूप में लागू किया है। पूरा लिखो आप लोग, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के रूप में लागू किया है। एलटीआरओ को ही टीएलटीआरओ के रूप में लागू किया गया है। उपकरण का नाम तो एलटीआरओ ही है, लेकिन आरबीआई ने इसे जो लागू किया है उसमें आरबीआई ने नाम दे दिया है टीएलटीआरओ। ठीक है, उसके रूप में लागू किया है। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों को ऋण देते समय, इसके तहत आरबीआई ने बैंकों को ऋण देते समय आरबीआई ने बैंकों को ऋण देते समय ऋण के उपयोग के लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। ऋण के उपयोग के लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। इन टीएलटीआरओ, आरबीआई हैज गिवन targets to the bank. RBI has given, in TLTRO, RBI has given targets to the banks to use the money, which was borrowed by the banks in LTRO. ठीक है, तो LTRO के तहत ये जो 1 लाख करोड़ रुपए दिए आरबीआई ने, जिस बैंक ने भी जितने रुपए लिए हैं उसको लक्ष्य दिया है, आगे टारगेट दिया है कि तुम इस पैसे का प्रयोग कहाँ करोगे। तो पहले था कि 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें पैसे का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसके बाद ये पैसा जो है वो कंपनीज को दिया जाना चाहिए। कंपनीज को आप दे सकते हो, कंपनीज के बॉन्ड खरीद सकते हो, प्लस जो है नाबार्ड वगैरह, इनको जो रीफाइनेंस एजेंसीज हैं, इनको भी तुम जो है वो आगे इस पैसे को जो है वो दे सकते हो। तो कहाँ कितना कितना जो है अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग टारगेट्स दिए गए हैं बैंकों को, इसीलिए कि भाई इस पैसे का आप प्रयोग जो है, आप ऐसा नहीं कि भाई कहाँ करना है, ये भी साथ में टारगेट के साथ पैसे दिए गए हैं कि ये पैसे दे रहे हैं, इस पैसे का प्रयोग वहां करना है। तो पहले और 30 दिन में करना किया कहा था पहले, तो फिर 30 दिन में तो हुआ नहीं, तो हो नहीं रहा था, तो बैंकों फिर 45 दिन में, बैंकों का थोड़ा समय हमें थोड़ा ज्यादा दो, तो 45 दिन में तुम विचार करके कहाँ लगाना है, ये भी आरबीआई ही जो टारगेट देगी वहीं पे आप उस पैसे का प्रयोग कर सकते हो। अपनी मर्जी से कहीं दूसरी जगह पैसे का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसमें तो बैंकों को पहले तो ये था कि भाई बैंक के द्वारा जो बॉन्ड या जो सिक्योरिटीज होती है, सॉरी, प्राइवेट कंपनीज की जो सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह होते हैं वो ही खरीदने पड़ेंगे, वो थे। लेकिन बाद में बैंकों को लगा कि भाई ये भी नहीं खरीद सकते, तो अब तो इतनी छूट दे दी कि भाई आप सीधे चाहो तो किसी अंबानी की, रिलायंस को सीधा ऋण जो है वो दे सकते हो इस पैसे से। चलो खैर,
तो कुल मिला के वो टारगेट क्या दिए गए हैं, ये इतने कॉम्प्लिकेशंस में अपने को नहीं पढ़ना है। तो उपकरण का नाम तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ही है, लेकिन आरबीआई ने इस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को जो यूज किया है उसके लिए आरबीआई ने इसका नाम टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन रखा है। और बैंकों को जो पैसा दिया जाता है, पैसे के साथ ही बैंकों को टारगेट भी दिए जाते हैं कि ये पैसे आप किसको दोगे आगे। ठीक है, तो वो टारगेट तय निर्धारित करके फिर पैसे दिए गए हैं, इसलिए एलटीआरओ ही क्या कहलाता है, टीएलटीआरओ कहलाता है। इतना ही है बस। तो ये उपयोग पहले 2000 लिख लो नीचे स्टार बना के, 2009 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एलटीआरओ का प्रयोग किया था। इन 2009 यूरोपियन सेंट्रल बैंक ठीक है 2009 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इस टूल का प्रयोग किया था। ठीक है, और बाद में अमेरिकी फेडरल बैंक ने भी 2011-12 के आसपास जो है इस टूल का प्रयोग किया था। तो बाकी सेंट्रल बैंक जब वहां पे मंदी की स्थितियां बन गई थी तो वहां उन्होंने इस टूल का प्रयोग किया था। इसलिए आरबीआई ने वहां से सीख के कि यार अभी अपने यहाँ पे भी मंदी आ सकती है और मंदी से बचाने के लिए बाजार में लिक्विडिटी जो है, पैसा उतारना पड़ेगा, पैसा ही मंदी से बचा सकता है। तो मंदी से बचने का एक तरीका होता है मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ाना। तो मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ये एक और है, सिंपल सा है कि भाई जो रेपो रेट की इंटरेस्ट रेट होती है उस पे नॉर्मली जो है वो 28 दिन तक के लिए लोन दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके तहत जो है वो लॉन्ग टर्म के लोन भी दिए जा सकते हैं। 1 साल से 3 साल तक के ऋण भी रेपो रेट की ब्याज पर ही दिए जा सकते हैं। इतनी सी फैसिलिटी है। और TLTRO1, वो जो TLTRO LTRO लिखा है ना उसके आगे TLTRO लिख दो, TLTRO1 और TLTRO2 पहले लिखे थे ना। TLTRO1 के तहत 1 लाख करोड़ रुपीज दिए गए हैं, TLTRO2 के तहत जो है 50,000 करोड़ रुपए जो है दिए गए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक और क्लैरिफिकेशन लिख दो, देखिए टर्म रेपो रेट ठीक है। तो वैसे तो रेपो रेट ही टर्म नाम होता है, लेकिन अब कई लोग जो है, कई बार आरबीआई जो है इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती है कि रेपो रेट 2 तरह से जो है वो यूज में ली जा सकती है। एक तो नॉर्मल रेपो रेट और एक टर्म रेपो रेट। तो एक दिन की अवधि के लिए, एक दिन के लिए यदि बैंक ऋण लेती है तो रेपो रेट कहेंगे। बाकी ज्यादातर बुक्स में आपको सब जगह जो है रेपो रेट एक ही टर्म मिलेगी, लेकिन कुछ बुक्स में जो है टर्म रेपो रेट के साथ साथ टर्म रेपो रेट भी एक यूज में ले ली जाती है। तो टर्म रेपो रेट लिखो कि यदि बैंक 1 दिन से या 2 दिन या लिख दो 1 दिन से अधिक अवधि के लिए, इफ बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, if banks borrow money from RBI in repo market, if our bank borrow money from RBI in repo market for 2 days or above period, then the interest rate is called term repo rate. Then the interest rate is called term repo rate. यदि बैंक आरबीआई से 2 दिन या अधिक अवधि के लिए ऋण लेते हैं, 2 दिन या ज्यादा अवधि के लिए ऋण लेते हैं, ब्रैकेट में लिख दो अधिकतम 28 दिन, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, 7, 14, 28 ऐसे स्लैब्स होते हैं। तो ब्याज दर
टर्म रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, तो रेपो बाजार के तहत उसमें तो यदि बैंक आरबीआई से रेपो बाजार के तहत, यदि बैंक रेपो बाजार के तहत आरबीआई से 2 दिन से ज्यादा समय के लिए जो है वो अगर लेते हैं, मोर देन 2 डेज पीरियड, मैक्सिमम कैन बी 28 डेज, तो अधिकतम तो 28 ही होते हैं वैसे इसके तहत। तो इसके लिए अगर लेते हैं तो उसको, उसके लिए टर्म रेपो रेट नाम यूज ले लिया जाता है। वैसे इतना टेक्निकल माइनर जाके आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको तो रेपो रेट ही है, वैसे सामान्य डेफिनेशन रेपो रेट वाली ही है। फिर भी रेपो रेट में आपको जाना है तो एक टर्म रेपो रेट, 1 दिन के लिए ले तो रेपो रेट, और 1 दिन से ज्यादा दिन होते हैं तो फिर टर्म रेपो रेट यूज में लिया जाता है। अब जो है, जैसा कि प्रश्न था आप में से कई लोगों का कि ले ऑफ हो गया था, आपने कर दिया था, क्लब एस भी आपने देख ही लिया है, और निर्यात रुपए की विनिमय, और ये आगे चल रहे हैं तरल परिसंपत्तियां। तो यहाँ पे अब की भाई ये जो चीजें हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और एमएसएफ रेट। तो ये किस तरह से जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ये तो है आरबीआई, ये है बैंक, और ये है मार्केट, ठीक है। तो अब बैंक से पैसा मार्केट में आता है और आरबीआई से पैसा बैंक के पास आता है, ठीक है। अब यदि बाजार की तरलता अधिक है, यानी कि लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज्यादा होगी। मैं इधर ही बना देता हूं, मांग ज्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, और इसको क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर तरलता ज्यादा है, बाजार में रुपए ज्यादा है, रुपए ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई की तुलना में डिमांड ज्यादा है, तो इसको महंगाई कहते हैं। ये तो समझ आ गया, महंगाई का मतलब क्या है, लोग, खरीदार ज्यादा है, खरीदार ज्यादा है बाजार के अंदर। खरीदार ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा है, इसका मतलब बाजार में आरबीआई ने पैसे ज्यादा जारी कर दिए हैं, पैसों को कम करना है। तो अगर इन्फ्लेशन की स्थिति, इसको अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई इन उपकरणों का प्रयोग कैसे करेगी, तो इन सब को बढ़ाती है। तो लिखो, यदि बाजार में तरलता अधिक है, इफ देर इज ए हाई लिक्विडिटी इन मार्केट, यदि बाजार में तरलता अधिक है, इफ देर इज ए हाई लिक्विडिटी इन मार्केट, यदि बाजार में तरलता अधिक है, इफ देर इज ए हाई लिक्विडिटी इन द मार्केट, अर्थात उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, इट मीन्स देर इज ए हाई इन्फ्लेशन रेट, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो इसे नियंत्रित करने के लिए, देन टू कंट्रोल इट, तो इसे नियंत्रित करने के लिए, देन टू कंट्रोल इट, इसे नियंत्रित करने के, अगर महंगाई ज्यादा है तो उसको अगर कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, इन उपकरणों का प्रयोग कैसे करेगी, तो इसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, इन सब को बढ़ाती है। लिख दो, सब लिखो, सारे नाम लिखो। मुद्रास्फीति ज्यादा है, इन सबको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर,
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, इन सबको इंक्रीज करती है, इन सबको बढ़ाती है। इन सबको बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। तो इनको इंक्रीज करने से महंगाई कंट्रोल होती है, ये ध्यान रखना। इनको इंक्रीज करने से महंगाई कंट्रोल होती है। अब कैसे होती है, कई लोगों के दिमाग में इनको सबको, ये आप लकी हो कि ऐसा नहीं किया कि भाई इनको बढ़ाएगी, इनको घटाएगी, इसको बढ़ाने से, इसको घटाने से, इसको बढ़ाने से, इसको घटा, ऐसा नहीं है। सिंपल है, सारे के सारे को सबको बढ़ाने से, सब ज्यादा अगर कर दो तो बाजार में महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी। महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, हमें पता होना चाहिए। महंगाई होती क्यों है? क्योंकि महंगाई, डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट में रुपए ज्यादा है, इसलिए रुपयों को वापस ऊपर भेजना है, बाजार से बैंकों के पास, बैंकों से आरबीआई के पास जाने चाहिए। कैसे? अगर बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ रेट, ये तीनों रेट है जिससे बैंक आरबीआई से ऋण लेती है। अगर आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ा देगी तो बैंक भी नीचे ब्याज दरों को बढ़ा देंगे। नीचे ब्याज दर बढ़ जाएगी तो जो लोग ऋण लेते हैं बैंकों से, वो ज्यादा ब्याज देख के आदमी की ऋण लेने की हिम्मत नहीं होगी, तो लोग कम ऋण लेंगे। लोग जो है वो कम ऋण लेंगे। लोग कम लेंगे तो बैंकों के पास पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा तो बैंक क्या करेंगे? करे यार, रिवर्स रेपो रेट के तहत जो है वो ब्याज ही कमाए, पड़ा पड़ा पैसा क्या करना है, तो बैंक आरबीआई के पास जमा करा देंगे। तो ब्याज दरें ज्यादा होगी, ब्याज दरें बढ़ा देती है आरबीआई। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा देती है, और ब्याज दरें बढ़ाने से लोग, ज्यादा महंगा ब्याज होता है, ब्याज ज्यादा लगता है, तो लोग ऋण नहीं लेते हैं कि यार इतना अपन चुका नहीं पाएंगे, इतना ब्याज। सस्ते ब्याज में मिल रहा होता है तो कह रहे यार चलो कोई नहीं, इतनी तो महंगाई भी बढ़ रही है और जैसे तैसे करके भर देंगे, तो लोग ज्यादा ऋण लेते हैं। ब्याज दर कम होगी, लोग ज्यादा ऋण लेते हैं। ब्याज दर बहुत ज्यादा है तो लोग ऋण नहीं लेंगे। 50% ब्याज दर है, आपने 1 लाख रुपए लिए हैं, अगले साल 1.5 लाख देने, तो बोल रहे थे इतना कौन ले, नहीं लेंगे। तो इस तरह से ब्याज दरें बढ़ने से पैसा आरबीआई के पास चला जाता है बाजार से। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई, किसी तरह कंफ्यूजन नहीं। अब कई लोगों को ये है कि चलो बाकी वालों से तो रिवर्स रेपो रेट क्यों बढ़ेगी, रिवर्स रेपो रेट जो है तो उल्टी होनी चाहिए। नहीं, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगी, इनकी ये सब एक साथ है, कोई भी अलग नहीं है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि वह बैंक जब आरबीआई के पास पैसा जमा कराता है उस पर जो ब्याज देता है। अब अगर रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा के 20% कर दे, चलो बढ़ाने का मैं थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा देता हूँ, 20% कर दे, इसका मतलब अगर बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा कराएंगे तो बैंकों को 20% ब्याज मिलेगा। ठीक है? तो आरबीआई आपको और मुझे ऋण देना ज्यादा सही समझेंगे, या आरबीआई को देना सुरक्षित सुरक्षित कौन सा है? आरबीआई के पास पैसा सुरक्षित भी है और अच्छा ब्याज भी मिल रहा है, तो ज्यादा, अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है तो बैंक जो है वो आरबीआई के पास पैसे जमा कराने को प्रीफरेंस देंगे, क्योंकि एक तो बैंक के पैसे सुरक्षित है, डूबने का कोई खतरा नहीं है, और अच्छा खासा ब्याज भी मिल रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगी तो पैसा बाजार में जाएगा या आरबीआई की तरफ जाएगा? आरबीआई की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब बाजार से पैसा कम होगा, तो रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होने से पैसा ऊपर ऊपर भेजना है ज्यादा। अब अगर आरबीआई के हम तो 1% ब्याज देंगे बैंक को, तो बैंक के ना साहब 1% पे तो कौन ही रखे वहां पे, फिर तो जनता को ही देंगे। ये 10% ब्याज देने वाले लोग यहाँ तैयार बैठे हैं। तो इसलिए अगर रिवर्स रेपो रेट कम होती है तो पैसे मार्केट में आते हैं, और रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होती है तो भी, तो जो असर बैंक रेट, रेपो रेट का है वो असर रिवर्स रेपो रेट का भी है। लेकिन मजे की बात यह है, अब आप ये लोग समझते हो, मैं भी समझता हूँ, लेकिन पिछला जो आरएस का 2013 वाला या कौन सा था, उसमें जो पेपर बनाने वाला था आरपीएससी के इकोनॉमिक्स का, उन महाशय ने, उनके दिमाग में यही था कि रिवर्स, इसका नाम उल्टा है ना थोड़ा, रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट उल्टी है, तो शायद ये उल्टी होगी। तो इसलिए वो जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से कि भाई निम्न में से कौन सा जो है वो प्रयोग में लिया जाता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो उसमें इसको बढ़ाएगी, इसको घटाएगी, इसको, तो इसमें उल्टा लिखा था इन्होंने। ठीक है? तो इसलिए वो दोनों आंसर बन रहे थे, ये भी बन रहा था और रेपो रेट भी जो है आंसर बन रहा था। बैंक रेट भी आंसर वो, पर उसके दिमाग में वही था कि भाई नहीं नहीं, रिवर्स रेपो रेट को कम करते हैं, बाकी को बढ़ाते हैं, रिवर्स रेपो रेट को कम करते हैं। शायद उनके दिमाग में कई सारे लोग ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है? ध्यान रखना ये बात।
चलिए, तो इन सबको बढ़ाने से, अब इनको बढ़ाने से क्या होगा? चलो ये तो देख लिया कि सबको, चारों को बढ़ाने से जो है पैसा उधर जाता है। इनको, ये सिंपल सा बात है। ये तो और भी सरल फॉर्मूला है। ठीक है, बैंक के पास 100 करोड़ रुपए आए, लोगों ने जमा कराए। 100 करोड़ में से अभी है 4 करोड़ जो है वो सीआरआर दे दिया, 18 करोड़ सरकार को दे दिया। तो बाजार में शेष रुपया जो है बाजार में आएगा, कितना आएगा? 78 करोड़ रुपए जो है वो बाजार में आ गए। अब ये है, तो अब अगर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देती है, जैसे 1991 से पहले हुआ करता था, अगर ये सीआरआर को बढ़ा के 15% कर दिया और एसएलआर को 35% कर दिया, ठीक है, तो आरबीआई के पास 100 करोड़ आए, 100 में से 15 करोड़ तो, सॉरी, बैंक के पास 100 करोड़ आए, तो 100 करोड़ में से कितने आरबीआई के पास जमा कराएगा? 15 करोड़ कराए। कितना सीआरआर कितना है? 15 करोड़ है, तो 15 करोड़ करा दिए, यहाँ आरबीआई के पास जमा हो गए। 35 करोड़ किसको दे दिए? सरकार को, क्योंकि एसएलआर कितना कर दिया? 35% कर दिया। ठीक है, तो 35 और 15, 50 करोड़ तो यहाँ रह गए, दोनों के पास चले गए। अब तो बाजार में कितने रुपए आएंगे 100 करोड़ में से? 50 करोड़, तो कम हो गए बाजार में रुपए। सीधी सी बात है। तो सीआरआर और एसएलआर बढ़ने से मार्केट में रुपए क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। पहले 78 करोड़ आ रहे थे, अगर 4% और 18% अगर सीआरआर एसएलआर है तो 78 करोड़ आ रहे थे। लेकिन अगर सीआरआर एसएलआर बढ़ा दिए हैं तो बाजार में रुपए कम आएंगे, क्योंकि रुपए आरबीआई के पास चले जाएंगे, और तो इससे भी लिक्विडिटी कम हो जाती है बाजार में। तो इन सब को बढ़ाने से बाजार की लिक्विडिटी कम हो जाती है। इन सब को बढ़ाने से बाजार, यही प्रश्न आएगा, सिंपल। और ये भी तुम में से नहीं होगा, कईयों से। ठीक है, चलो बता टीकम देखें। अगर महंगाई की स्थिति है तो क्या किया जाएगा? आरबीआई क्या करेगी? इनको, किनको बढ़ाएगी? बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सब को। महंगाई है तो बढ़ाती है, बढ़ाने से महंगाई आती है, ये बढ़ने से महंगाई आती है? अगर ये बढ़ाए तो महंगाई आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या होगा? कम होगी। इन सब को बढ़ाते हैं तो महंगाई कम होती है। ठीक है, इसलिए महंगाई है तो महंगाई को कम करने के लिए इन सब को बढ़ाया जाता है। इतना सा याद रखना है, और इसको ऊपर सोचना है, तो समझ के याद रखना है, ऐसे रटना नहीं है। इन सबको बढ़ाने से किस तरह से बाजार की तरलता कम होती है, लिक्विडिटी समझनी है, डिमांड एंड सप्लाई पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि वो डिमांड एंड सप्लाई वाली क्लास अगर समझ नहीं आई है तो आगे कोई इकोनॉमी नहीं समझ में आएगी, और वो आ गई है तो पूरी इकोनॉमी आपको समझ में आ गई है। पूरा खेल इकोनॉमी का बस वही है, डिमांड एंड सप्लाई। चलिए, तो अब आ जाओ देखें अपने, तो ये सब बढ़न, उसके बाद लिखो, यदि यदि बाजार में यदि अविस्फीति की स्थिति है, इफ देर इज ए डिफ्लेशन, यदि अविस्फीति की स्थिति है, इफ देर इज ए डिफ्लेशन, या यदि अविस्फीति की स्थिति है या आर्थिक मंदी है, अविस्फीति को हो या आर्थिक मंदी को, एक ही बात है। इफ देर इज ए डिफ्लेशन और रिसेशन, इट मीन्स, इसका अर्थ है कि बाजार में तरलता कम है। इसका अर्थ है कि बाजार में तरलता कम है। इट मीन्स देर इज ए लो लिक्विडिटी इन द मार्केट। इट मीन्स देर इज ए लो लिक्विडिटी इन द मार्केट, अर्थात बाजार में तरलता कम है, इसलिए मंदी है। तो अब इस मंदी का समाधान करना है तो क्या करना पड़ेगा? लिक्विडिटी कम है तो लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो लिखो कि बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए, देन टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, देन टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए, बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए आरबीआई
बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए आरबीआई, फिर ये सारे लिख दो। देन टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, आरबीआई रिड्यूसेस, आरबीआई रिड्यूसेस, और फिर लिख दो रिड्यूसेस बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, सब लिख दिए, एमएसएफ रेट, इन सब को लिख दो। देखिए बाजार में लिक्विडिटी, अगर आर्थिक मंदी है तो मंदी से लड़ने के लिए आरबीआई इन सबको कम करती है, मंदी से लड़ने के लिए इन सबको कम करती है। और महंगाई है तो इन सबको बढ़ाती है। समस्याएं अर्थव्यवस्था में दो ही होती है, या तो महंगाई है या आर्थिक मंदी है। महंगाई से लड़ना है तो आरबीआई इन सबको जो है वो अधिक करेगी, बढ़ाएगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। 5 बार बोलो देखें। महंगाई को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। बोलो, महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर से बोलो, महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, और मंदी से लड़ने के लिए ब्याज दरों को कम किया जाता है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। महंगाई है या मंदी है, समस्याएं दो ही है। महंगाई से लड़ना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, ब्याज दरों को बढ़ा दो, इन सब को ही बढ़ा दो। मंदी है, मंदी को कंट्रोल करना है, इन सब को कम कर दो। इनको कम करोगे तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन सबको बढ़ाओगे तो बाजार की लिक्विडिटी कम होगी। बाजार में लिक्विडिटी, पैसे, लिक्विडिटी का मतलब है पैसे। तो मेरे ख्याल से ये है आरबीआई के उपकरण, और इन उपकरणों, ये उपकरण है, और इन उपकरणों को घटा के और इनको बढ़ा के आरबीआई बाजार की तरलता को कम या ज्यादा करती है। तो मेरे ख्याल से बाजार की लिक्विडिटी को, अब इनको मात्रात्मक उपाय क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सब में बाजार में जो करेंसी की मात्रा है इसको कम ज्यादा किया जाता है। मात्रा को बढ़ाया जाता है, मात्रा को कम किया जाता है। नोट ज्यादा संख्या बढ़े, नोटों की संख्या बढ़ा दी जाती है, नोटों की संख्या कम कर दी। तो नोटों, करेंसी की क्वांटिटी को कम ज्यादा किया जाता है, इसलिए इन उपायों को क्या कहते हैं, मात्रात्मक उपाय। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो कहते हैं। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए ये टॉपिक। इसमें किसी तरह की भी जो है, तो रेपो रेट को पॉलिसी रेट या बेंचमार्क रेट भी कहते हैं। रेपो रेट जहां लिखा है ना वहां पे लिख दो, रेपो रेट को पॉलिसी रेट, नीतिगत दर, बेंचमार्क रेट भी कहते हैं। रेपो रेट को जो है वो क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट या बेंचमार्क रेट भी कहते हैं। ठीक है, पॉलिसी रेट या बेंचमार्क रेट, रेपो रेट को जो है वो पॉलिसी रेट या बेंचमार्क रेट भी कहते हैं। चलो, जिनको समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी एक बात याद रखनी है। इतनी तो याद रख ही लोगे कि महंगाई को कंट्रोल, इतना ही पूछेंगे, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, इनको बढ़ाती है। और मंदी है दूसरी तरफ, तो मंदी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इन सबको कम करती है, मंदी का सामना करने के लिए। इतना तो कर लोगे, और एग्जाम में यही पूछा जाएगा। बाकी एग्जामिनर को नहीं पता कि ये तुम्हें समझ में आया हुआ है या नहीं है। अपने तो सीधा सीधा ये जो 4-5 चीजें जितनी आपको बेसिक याद रह रही है ना, एग्जाम में वही पूछा जाएगा। बस ये है कि समझ में आई हुई होती है ना तो थोड़ा आनंद आता है। हाँ, अब मैं यूँ, आपकी इच्छा होती है कि अब तुम मुझे भले आरबीआई गवर्नर ही बना दो, मैं चला लूंगा देश की अर्थव्यवस्था। समझा हुआ होता है तो अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, और अर्थव्यवस्था में अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। और फिर आसपास के दोस्तों में ये थोड़ा रौब झाड़ने के लिए, अरे बता रहे ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है पता है तुझे, क्यों कम करते हैं, क्यों ज्यादा करते हैं। ठीक है, और उसको नहीं पता होता तो फिर उसको ऐसे कहो कि तू धरती पे बोझ है रे यार, रोजाना पेपर में आता है, इतनी सिंपल सी बात है, कभी तेरे मन में ऐसी जिज्ञासा आई नहीं कि तू समझे यार ये क्या है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तू यार रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा बेटा।
ठीक है? तो ऐसे तुम अपने आस-पास के लोगों पर रौब झाड़ सकते हो कि उनको बेसिक इकोनॉमी का नॉलेज, और ये सामान्य है, न्यूज़पेपर में रोज़ाना आता ही है, रेपो रेट बढ़ाई, रेपो रेट कम की, या ये ब्याज दरें, ये हुआ, वो हुआ, कुछ न कुछ इकोनॉमी की जो खबरें आती है, तो उनको पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और सबसे जीवंत, देखिए, मैं जब पहले पढ़ता था, तो मुझे सबसे पहले जब 10th तक पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि मेरा सच्चा प्यार जो है वो मैथमेटिक्स है, और मैं मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट मानता था अपने आप को, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता था। पर 10th के बाद जो और इसलिए जोश-जोश में जो है वो ले ली, 11th में मैथ्स ले ली। 11th में जो ही मैथ्स ली तो समझ में आया कि ये वो मैथ्स नहीं है, मैथ्स बेवफ़ा हो गई, बदल गई। तो जो अक्सर होता है ना, यार तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो मैथ्स को मैं हमेशा यही कहता था कि तू जो है पहले जैसी नहीं रही। तो और उसके बाद जो है 11th से लेके बीएससी की तब तक जो है मैथमेटिक्स में पासिंग मार्क्स 40% के आसपास ही आए हमेशा ही। लेकिन उस समय मैथ्स जब बेवफ़ा हो गई तो अपना नया प्यार था केमिस्ट्री। फिर लगा ओह माय गॉड! केमिस्ट्री से मुझे जन्म जन्मांतर का जो है वो प्यार है। और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, तो उसमें पूरे में से पूरे के आस-पास मार्क्स जो है आ जाते थे। और उसके बाद जब ये ग्रेजुएशन किया और फिर लगा कि भई उस समय साइंस के सब्जेक्ट चलते नहीं थे आरएस में और आईएस में। तो फिर कि भई साइंस वाले नहीं, तो मेरे केमिस्ट्री लेने की पूरी इच्छा थी कि मैं केमिस्ट्री लूँगा, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो। पर मुझे सबने सलाह दी कि नहीं, नहीं, केमिस्ट्री वाला आज दिन तक कोई सेलेक्ट हुआ नहीं है, ये तू ये रहने दे। तो फिर सभी हिस्ट्री फ़िलॉसफ़ी ले रहे थे, तो अपन ने हिस्ट्री फ़िलॉसफ़ी ले ली, और उस समय फिर मेरा नया प्यार फ़िलॉसफ़ी था। अब केमिस्ट्री हालाँकि खूब नाराज़ हुई होगी कि इतने दिन तो मुझे वादे किए थे, अब ये, और फ़िलॉसफ़ी को मैं बहुत डूब के पढ़ता था। और चूँकि साइंस बैकग्राउंड से था, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का इतना वेटेज था, जनरल स्टडी का इतना वेटेज नहीं था, इसलिए 1-2 अटेम्प्ट दिए, तब तक तो मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ी तक ही नहीं थी। लेकिन जब तीसरे अटेम्प्ट के टाइम जो है वो, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ऑप्शनल में आपके मार्क्स आने चाहिए, आप टॉप भी कर सकते हो। ये तो तीसरे अटेम्प्ट में जो है मैं एक दिन नोट्स लेके बैठा अशोक सिंह जी के, मेरिडियन के, इकोनॉमिक्स के। तो आपको विश्वास नहीं होगा, शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार इकोनॉमिक्स को ढंग से पढ़ रहा था, और पढ़ने के लिए बैठा और वो लेके आया था, और 4 घंटे में जब तक वो नोट्स कंप्लीट नहीं हुए, मैंने वो रखे नहीं। और फिर अंदर से आवाज़ आई, दिलीप, तेरा जो सच्चा प्यार है, ये यही है। इतने साल तू जो इधर-उधर भटक रहा था, वो नहीं है। तो उसके बाद से इकोनॉमिक्स में मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए बाद में मुझे पढ़ाने में भी, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो भी मैं सबसे पहले अगर बैच शुरू करता था, तो इकोनॉमिक्स से ही शुरू करता था मैं। ठीक है? चलिए, हाँ, तो इस तरह से जो है, तो आप जो है प्लीज़, आप में से कुछ लोग अगर ऐसा मानते हैं कि इकोनॉमी जो है वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो शायद वो मेरी तरह गलती कर रहे हैं कि आपने इकोनॉमी को ढंग से देखा नहीं है, वरना एक बार इसको समझोगे, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा आनंद आपको इस सब्जेक्ट में आएगा। ये वादा है, ठीक है? क्योंकि उस समय न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती है, वो आपको अब समझ में आएगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? चलिए, तो अब जो है आरबीआई के दूसरे तरह के उपाय जो है, गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक का तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी को कम या ज़्यादा किया जा रहा है। करेंसी ऊपर जा रही है, करेंसी मार्केट में आ रही है। करेंसी की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो रही है। क्वालिटेटिव मेजर्स में ये ऊपर-नीचे कुछ नहीं होगा। मार्केट में जो करेंसी है, इसको किस तरह से एडजस्ट जो है वो किया जाए, ठीक है? तो चलो लिखो देखें। बाज़ार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए, वो पहले लिख दिए थे शायद, सीधा-सीधा लिखो गुणात्मक उपाय। क्वालिटेटिव मेजर्स, गुणात्मक उपाय। ठीक है, गुणात्मक उपाय। सबसे पहले लिखो मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन आवश्यकता, हिंदी में लिख सकते हो, मार्जिन आवश्यकता।
मार्जिन आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसके तहत मार्जिन मनी को कम या ज्यादा किया जाता है। इन दिस मार्जिन मनी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। मार्जिन मनी को कम ज्यादा किया जाता है, लिखना है आपको। इसके तहत मार्जिन मनी को कम या ज्यादा किया जाता है। इन दिस मार्जिन मनी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर इज ए हाई इन्फ्लेशन रेट। यदि मुद्रास्फीति अधिक है, इफ देयर इज ए हाई इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति अधिक है तो मार्जिन मनी को बढ़ा दिया जाता है। मुद्रास्फीति अधिक है तो इसे नियंत्रित करने के लिए मार्जिन मनी को बढ़ा दिया जाता है। महंगाई को कंट्रोल करना है तो मार्जिन मनी को बढ़ा दिया जाता है। अब मार्जिन मनी क्या होती है? If there is a high inflation rate, then to control it, margin money is increased. Margin money is, if there is a high inflation, to control it, margin money is increased. तो महंगाई है तो इसलिए हमेशा एक तो ये ध्यान रखो दिमाग में, ये हमें एनी टाइम रहना चाहिए। महंगाई जब भी बोलूं मैं तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ये क्लिक करना चाहिए। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है। मार्जिन मनी क्या है? ये बैंक है, ये आप हैं जिनको रुपए चाहिए, लोन चाहिए, पर लोन लेने जाते हो तो कुछ न कुछ मॉर्गेज या कोलेटरल रखना पड़ता है, गिरवी रखनी पड़ती है चीज। ठीक है। आपके पास 1 करोड़ के या 1 लाख रुपए के गेहूं हैं, स्टॉक में पड़े हैं आपके पास। एक लाख रुपए के क्या है? गेहूं है आपके पास, स्टॉक में पड़े हैं। आप गेहूं बेचना नहीं चाहते, आपको उम्मीद है कि गेहूं की कीमत बढ़ेगी और अपन जो है इसको गिरवी रख, अभी पैसों की जरूरत है आपको, लेकिन आप उसको स्टॉक को रख देते हैं और आप बैंक से पैसे लेते हैं उधार। आप बैंक मैनेजर के पास जाएंगे, या आप ही बैंक मैनेजर है और मैं आता हूं पैसे लेने के लिए। सपोज आप बैंक मैनेजर है, मैं आया आपके पास रुपए लेने के लिए और मैंने कहा साहब मेरे 1 लाख के गेहूं है जो मैं गिरवी रखना चाहता हूं। अब तुम इसमें मत जाना गेहूं गिरवी रखे जाते हैं नहीं रखे जाते हैं, तुम्हें फालतू दिमाग मत लगाना, तुम बस मान लेना मैं जो कह रहा हूँ सब होता है। ठीक है। तुम ये गिरवी कहाँ रखता होगा, बैंक के रखने की जगह तो नहीं होती यार, और 1 लाख रुपए गेहूं कहाँ रखेंगे वो और कहाँ तो हिसाब किताब करेंगे। तुम इतनी टेंशन नहीं लेनी, एक्स्ट्रा नहीं सोचना। अपने अपने तो लेता है बैंक गेहूं जो है गिरवी रखे जा सकते हैं, और बैंक ऑफिस में ही रखता है मैनेजर भले, ये मान लेना भले, कुछ ही मान लेना तुम। ठीक है। जो भी ये एक्स्ट्रा सोचते हैं ना इस तरह से, उनके फिर ये समझ में नहीं आता। अभी जितना कहा जाए उतना ही समझो, और एक बार टॉपिक पूरा होने के बाद तुम्हारे दिमाग के घोड़े जितने दौड़ाने हैं उतने दौड़ा लेना। ठीक है। पर पहले नहीं दौड़ाने। आप मैनेजर हो, मैं आया कि लो साहब मैनेजर साहब 1 लाख रुपए गेहूं है गिरवी रख रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए दे दो उधार। तो आप 1.5 लाख रुपए दोगे या नहीं दोगे 1 लाख के गेहूं के बदले? बोलो। अरे इतने क्या मूर्खों की तरह, घबराओ मत, इसमें कोई रहस्य नहीं है, सीधी सी बात है। क्यों दोगे गिरवी? 1.5 लाख नहीं देगा मैनेजर। मैनेजर कहेगा भाई साहब 1 लाख के गेहूं है, अरे भाई साहब 1.25 लाख तो दे दो। मैनेजर से क्या कि क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ऐसे सर नहीं दिए जा सकते। तो 1 लाख रुपए तो दोगे, दे दोगे? एक भी नहीं। अरे भाई गेहूं का क्या भरोसा, आज रेट है कल को भाव सस्ते हो जाए गेहूं के मार्केट में, तो आपने जितनी चीज गिरवी रखी है उससे कम ही बैंक जो है लोन देगा। ठीक है। तो सपोज कि मैनेजर ने कहा देखो 80,000 दे सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा आपको। कितने दे सकते हैं? 80,000। तो जो गिरवी रखी हुई चीज की कीमत और जो लोन दिया इसके बीच में मार्जिन कितना है, गैप का कितना है अभी? 20,000 का। परसेंटेज लिखें तो 20%, तो मार्जिन मनी 20% है। ठीक है।
नॉर्मल, इसे मार्जिन मनी कहते हैं। ये तो समझ आ गया। कोई भी चीज गिरवी रखते हैं तो उसकी कितने मार्जिन रख के और बैंक लोन देता है, उसको मार्जिन मनी कहते हैं। अब महंगाई है तो मार्जिन मनी को बढ़ा दिया जाता है। मार्जिन मनी को बढ़ा के 20 से 40% कर दिया, तो अब बैंक जो है वो कितना लोन देगी 1 लाख के गेहूं के बदले? 40% की मार्जिन मनी है, 60,000 देगी। कितना देगी? 60। 40% का गैप रखेगी। तो आरबीआई, तो अब मुझे जो है 60,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 60,000। मैं 1 लाख का गेहूं लेके गया, पहले मुझे मार्जिन मनी कम थी तो मुझे 80,000 रुपये मिल रहे थे। मार्जिन मनी बढ़ी तो मुझे 60,000 रुपये ही मिल रहे हैं। तो इसलिए मेरे पास, मेरी जेब में पहले ज्यादा पैसे आते थे, ज्यादा पैसे आएंगे तो मैं डिमांड करूंगा, डिमांड ज्यादा होगी, मेरी जेब में ज्यादा पैसे नहीं आएंगे। तो अब पहले 80,000 थे, मैं 80,000 की चीजें खरीद रहा था, अब मेरे पास 60,000 आ रहे हैं मार्जिन मनी बढ़ने की वजह से, तो इसलिए मैं 60,000 की डिमांड करूंगा। तो मार्जिन मनी बढ़ने से डिमांड, लोगों की जेब में पैसा कम आता है और डिमांड बढ़ जाती है। एक पक्ष तो ये डिमांड पक्ष तो इस तरह से। अब मेरे पास में गेहूं पड़ा है, अब मैं देखूं यार मेरे 60,000 से कुछ होगा नहीं, मुझे रुपए तो 80 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास गिरवी रखने की बजाय मैं लाख रुपए की गेहूं बेच ही दूंगा। फिर मैं गिरवी नहीं रखूंगा, मुझे रुपए ज्यादा चाहिए, बैंक कम दे रहा है तो मैं बेचूंगा। मैं गेहूं बेचूंगा तो मार्केट में बेचने वाला क्या करता है? सप्लाई करता है या डिमांड करता है? सप्लाई। तो इसी तरह से, और मैं तो गेहूं बेच रहा हूं, जिसके पास जो जो चीज है वो सब वस्तुएं गिरवी रखने की बजाय वो बेचना प्रीफर करेंगे, और बेचेंगे तो सप्लाई अधिक हो जाएगी। अभी यहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई अधिक हो जाएगी। तो मार्जिन मनी ज्यादा होने से सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, और डिमांड कम हो जाती है। तो इस तरह से महंगाई का नियंत्रण हो जाता है। तो क्या लिखवाया मैंने? मुद्रास्फीति की स्थिति में मार्जिन मनी को बढ़ाया जाता है। तो मैं, मुद्रास्फीति है, मार्जिन मनी को 20 से 40% कर दिया, 40% कर दिया तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके विपरीत यदि, इसके विपरीत यदि अविस्फीति या आर्थिक मंदी की स्थिति है, एंड इफ देर इज ए डिफ्लेशन और रिसेशन इन द मार्केट, यदि अविस्फीति या मंदी की स्थिति है, मंदी की स्थिति है, तो मार्जिन मनी को कम कर दिया जाता है। मार्जिन मनी को कम कर दिया जाता है। मार्जिन मनी को कम कर दिया जाता है, ठीक है। और इससे, मार्जिन मनी कम होने से क्या होगा? मांग अधिक हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। If there is deflation or recession, then margin money is reduced. Margin money is reduced. And therefore, supply will be increased, demand will be increased and supply will be decreased. ठीक है, तो मांग वापस ज्यादा हो जाएगी और आपूर्ति कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया मार्जिन मनी, पहली चीज। और नहीं हो तो ऐसा एग्जाम्पल भी लिख देना। ये व्यक्ति है, 1 लाख का गेहूं गिरवी रखता है, मार्जिन मनी 20% है तो ऋण मिलेगा 80,000। मार्जिन मनी 40% है तो ऋण मिलेगा। वैसे सिंपल चीज है, कहती समझ में आ जाती है, लिखने की जरूरत है नहीं है। देख लो, देखें, थोड़ी जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना, देखें, यहीं आके पॉज करके क्लास को, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन
कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख विनियमन, उपभोक्ता साख विनियमन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख विनियमन, उपभोक्ता साख विनियमन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। ठीक है, इसके तहत डाउन पेमेंट की राशि को कम या अधिक किया जाता है। इन दिस द डाउन पेमेंट अमाउंट, इसके तहत डाउन पेमेंट की राशि को कम या अधिक किया जाता है। इन दिस डाउन पेमेंट अमाउंट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इसके तहत डाउन पेमेंट की राशि को कम या अधिक किया जाता है। डाउन पेमेंट अमाउंट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। डाउन पेमेंट की राशि को कम या ज्यादा किया जाता है। अब डाउन पेमेंट क्या होता है ये तो वैसे सबको ही पता होता है, तो प्लीज ये मत कह देना डाउन पेमेंट क्या होता है तुम्हें ये भी पता नहीं है। अगर तुम्हें ये भी पता नहीं है ना कि डाउन पेमेंट क्या होता है, तो फिर तो तुम्हें पढ़ने का हक ही नहीं है, पहली बात तो। पर चलो फिर भी मुझे ये भी अगर समझाना पड़ता है तो फिर मुझे लगता है कि मामला गड़बड़ है। मैं बाइक खरीदने, आप बाइक खरीदने के लिए जाते हो, 60,000 रुपए की बाइक है, बाइक की रेट है 60,000 रुपए, और आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक पूरा का पूरा 60,000 का लोन नहीं देती है। कुछ पैसे आपको अपनी तरफ से जमा कराने पड़ते हैं, उससे डाउन पेमेंट। बैंक कहता है कि हम आपको 50,000 का लोन दे देंगे, 10,000 आप अपनी जेब से मिला लो। ठीक है, तो बैंक कभी भी कोई चीज खरीदो, बैंक पूरा का पूरा जो है वो ऋण नहीं देती, 100% ऋण नहीं देती है। एक लेवल तक ही ऋण देती है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट खुद के पास पहले से होना चाहिए। तो आपके पास 10,000 है तो आप जाओ बैंक को कहो 10,000 मेरे पास है और आप मुझे 50,000 का ऋण दे दो। तो जो जेब से अपन पहले भरते हैं उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि बैंक कह दे कि नहीं 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 50,000 नहीं, हम तो 40,000 ही ऋण देंगे तुम्हें। तो डाउन पेमेंट बहुत सिंपल टर्म है, और भी पूछ लेना इधर उधर दोस्तों से। डाउन पेमेंट, अब डाउन पेमेंट की राशि को कम ज्यादा करने से क्या होगा? अगर डाउन पेमेंट की राशि बढ़ा दे, बैंक कहे कि भाई नहीं 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 हम तो केवल 40-50% लोन देंगे। कितना देंगे? 50%। यानी कि 60,000 है तो हम 30,000 लोन देंगे, 30,000 आप अपनी जेब से जमा करा दो। तो आदमी जाए बैंक के पास, आदमी को लगे अरे यार 4-5 हज़ार रुपए हैं, और गए बैंक के पास के साथ बाइक खरीदनी है, तो बाइक खरीदनी है, ये लो साहब मेरे पास 5,000 है, 5,000 तो बिल डाउन पेमेंट में जमा करा देता हूँ, बाकी किस्तें भरते रहेंगे, देखी जाएगी। और इंडियंस है, मस्त मौला है, भरते रहेंगे, देखी जाएगी आगे की आगे। अभी थोड़ा डाउन पेमेंट जितने पैसे आ जाए तो आदमी लोन ले ही लेता है। तो दुर्भाग्य डाउन पेमेंट जितने भी कई बार होते नहीं है, या फिर कुछ बाई नेचर थोड़े कंजूस टाइप के होते हैं, वो नहीं 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 नहीं, बाद में किस्त जमा करानी पड़ेगी। भाई मस्त मौला होते हैं, उनको तो उधार कोई देने वाला है तो दे दे, आगे की आगे देखी जाएगी, चुकाते रहेंगे। तो तुम कैसे वाले हो? वैसे मस्त मौला हो, ये यो मंगते टाइप हो गए, और किस्त भरनी पड़ेगी, कैसे भरेंगे, ये पता करना, देखे सोच। अब दुनिया में हर आदमी को यही लगता है कि वो कंजूस नहीं है, फिर भी दुनिया में कंजूस तो है। फिर क्यों नहीं पता किसी कंजूस को वो कंजूस है? जो कंजूस है वो सोचता है वो बहुत समझदार है और सोच समझ के खर्चा करता है, वो मितव्ययी है, कंजूस नहीं है। सभी लोग ऐसा मान रहे हैं तो कायदे से दुनिया में कंजूस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कंजूस है। तो वो कौन है? चलो, कई लोग कह रहे हैं सर आप ही हो। ठीक है, तो मैं समझ गया तुम्हारे मन की बात जो है वो समझ गया। तो आदमी को जो बैंक वाला कहे कि नहीं साहब 5,000 डाउन पेमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको तो 30,000 डाउन पेमेंट दो, बैंक की पॉलिसी चेंज कर दी है, आरबीआई की गाइडलाइन आई है कि 50% तक ही लोन आप सैंक्शन कर सकते हो। तो आप कहोगे भाई 30,000 होते तो तेरे पास ये बाइक खरीदने आते, कार नहीं खरीदते सीधी। 30,000 रहने दे, तेरा लोन तेरे पास ही नहीं चलना, अपने पैदल चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज भी हो जाएगी उससे।
तो आदमी फिर नहीं खरीदेगा। तो डाउन पेमेंट की राशि अगर ज़्यादा हो जाती है तो आदमी डिमांड नहीं करेगा, चीज़ें कम खरीदेगा, लोन मिलेगा ही नहीं उसको। उसके पास डाउन पेमेंट की राशि नहीं होगी तो लोन नहीं मिलेगा तो डिमांड नहीं करेगा। तो महँगाई की स्थिति है, तो महँगाई को कंट्रोल करना है, तो महँगाई है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड को कम करना है, खरीदारों को कम करना है। कम करना है तो बैंकों को कह दिया जाता है कि डाउन पेमेंट की राशि को ज़्यादा कर दो। ना तो लोगों के पास डाउन पेमेंट होगा, ना वो लोन लेंगे और ना लोन लेंगे तो डिमांड भी नहीं होगी मार्केट में, ठीक है? और उल्टा है, मंदी है, खरीदार है ही नहीं मार्केट में, सबको खरीदवानी है बाइक, तो फिर डाउन पेमेंट कम कर दिया जाता है कि अरे 5,000 डाउन पेमेंट जमा करा दो और ले जाओ, बाइक खरीद लो, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो लिखो, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में, इन द हाई इन्फ्लेशन रेट, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति को, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डाउन पेमेंट की राशि को अधिक कर दिया जाता है। टू कंट्रोल द हाई इन्फ्लेशन रेट, to control the high inflation rate, if there is a high inflation rate, then to control it, down payment amount is increased. डाउन पेमेंट की राशि को अधिक कर दिया जाता है, डाउन पेमेंट अमाउंट इज इंक्रीज्ड। और डाउन पेमेंट राशि अधिक करने से मांग कम हो जाती है। इफ देयर इज अ हाई डाउन पेमेंट देन डिमांड इज डिक्रीज्ड, मांग कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है। और यदि आर्थिक मंदी की स्थिति है, इफ देयर इज ए रिसेशन, यदि आर्थिक मंदी की स्थिति, इफ देयर इज रिसेशन, अर्थात बाजार में मांग कम है, इट मीन्स देयर इज ए द डिमांड इज लो। आर्थिक मंदी की स्थिति है अर्थात मांग कम है, देयर इज ए द डिमांड इज लो, अर्थात मांग कम है। मंदी का मतलब क्या है? मांग कम है। तो मांग को बढ़ाने के लिए, देन टू इंक्रीज द डिमांड, मांग को बढ़ाने के लिए डाउन पेमेंट की राशि को कम कर दिया जाता है। देन टू इंक्रीज द डिमांड, डाउन पेमेंट अमाउंट इज डिक्रीज्ड। ठीक है, देखिए वैसे तो ये जो है ना, ये जो गुणात्मक उपाय है, आपसे सिर्फ प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से उपाय गुणात्मक है और कौन से मात्रात्मक है। तो इनमें नाम ही पूछा जाएगा। आपको बस ये 4-5 नाम याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये गुणात्मक उपाय है। निम्न में से कौन सा एक गुणात्मक उपाय नहीं है, विच वन इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ आरबीआई, और which one is not, और which one is quantitative measure, which one is qualitative measure, इस तरह का प्रश्न आएगा। तो नाम याद होने चाहिए, वो याद हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की बातें भले ही नहीं भी हो तो, पर वैसे हो तो ठीक ही है, ठीक है। और उसमें समझ में आई हुई, क्योंकि ये अधिक करते हैं कम करते हैं, ये समझा हुआ ही होना चाहिए, रट नहीं सकते आप लोग जो है कि भाई इसको कम किया जाता है, इसको ज़्यादा किया जाता है, तो ये रटना मुश्किल होता है। समझा हुआ है तो आसान होता है, और समझना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस ये एक डायग्राम आपके दिमाग में एनी टाइम रहता है। महंगाई है मतलब डिमांड ज़्यादा है, मंदी है मतलब डिमांड कम है। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या होगा? पैसे कब आएंगे ज़्यादा आदमी की जेब में, कैसे कब कम आएंगे।
ठीक है। तो डाउन पेमेंट ज्यादा, डाउन पेमेंट 2-3 हजार 2,000 रुपये तो हर कोई आदमी जाता है, हिम्मत कर लेता है। डाउन पेमेंट ज्यादा है तो आदमी हिम्मत नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा। ठीक है। फिर तीसरा लिखो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। लैपटॉप तो लाके रखते, थोड़े कमेंट तो देखते बच्चों के। हाँ, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की राशनिंग करना। तो चलिए, ये है बैंक, ठीक है। ये है आप लोग, आप मत लिखना, आप लोग लिखना मैं, ठीक है। आप लोग इसमें क्या लिखोगे, मैं, ये आप है, ये मार्केट है, मार्केट, और मार्केट में दो शक्तियां काम करती है, डिमांड एंड सप्लाई। बाजार में ये शक्तियां काम करती, डिमांड। यदि बैंक ने आपको ऋण दिया, लोन दिया, तो आप सीधे बाजार में जाएंगे और आप क्या सप्लाई बढ़ाएंगे या डिमांड बढ़ाएंगे? डिमांड बढ़ाएंगे। तो यहां पे आप मैं या उपभोक्ता भी लिख सकते हैं। कंज्यूमर। अगर बैंक कंज्यूमर्स को लोन देगी, आपको, मुझे, ऐसे मेरे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को लोन ज्यादा देगी, तो आप अपन सब जाएंगे बाजार में, यार ये खरीद दो, और ये ला, ये दे दे, ये एसी दे दे, ये लैपटॉप दे दे, ये मोबाइल ये वाला दे दे, अपन डिमांड बढ़ाएंगे। और ये कि ये बैंक अगर अंबानी को ऋण देता है, जिसका तुम्हारे जैसे गरीब मानसिकता वाले लोग बहुत विरोध करते हैं, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, और जब तक कोई देश अमीरों को गालियां बकता रहेगा, इस अमीरी को गालियां बकता रहेगा, उस देश में अमीरी कभी नहीं आएगी, थूकेगी भी नहीं वो, ठीक है। तो बुराई करते हो, लेकिन अंबानी को अगर पैसे देगा बैंक, तो अंबानी कहेगा, अरे ये मोबाइल दे दो, ये लैपटॉप दे दो, ये खरीद लेता हूँ, घर में एक एसी खरीद लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ है पहले से। वो क्या करेगा, इसका निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, फैक्ट्री लगाएगा। फैक्ट्री लगाएगा तो फैक्ट्री में उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो मार्केट में क्या बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है। तो अब ये है कि बैंक के पास जो ऋण देने हैं, उसके पास दो तरह के ग्राहक है, एक तो उपभोक्ता है और एक जो है निवेशक है, इन्वेस्टर है, उद्यमी है। इन्वेस्टर्स को ऋण देगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। केवल कंज्यूमर्स को लोन देगा तो कंज्यूमर सीधे लोन लेंगे, मार्केट में जाएंगे और डिमांड बढ़ाएंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये डिमांड बढ़ाते हैं, ये सप्लाई बढ़ाते हैं। इनको ज्यादा लोन दे दिया तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो डिमांड ज्यादा हो गई यानी कि आ जाएगी महंगाई, आ जाएगी। महंगाई को कंट्रोल करना है, इनको लोन कम दो, इनको लोन कम दोगे तो ये डिमांड कम हो जाएगी, और इनको कम दोगे तो इनको ज्यादा दोगे, इनको ज्यादा ज्यादा दोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जो है, और तो ये है, तो इस तरह का डायग्राम बनाओ पहले तो। सर कोचिंग के लोगों को थोड़ा नीचे करवा दो, कोचिंग का लोगो कहाँ है? ठीक है। न्यू ऐप इज वर्किंग सो वेल, थैंक्स यू सर जी। सर कोचिंग के लोगों को आप द कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, ऐप ज्यादा डेटा, अरे क्या तुम लोग जो है कंजूस ही रहोगे पूरी जिंदगी। डेटा ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, करने दो ना डेटा कंज्यूम, पढ़ाई से ज्यादा है क्या डेटा तुम्हारा? लगने दो पैसे, और एक टॉपअप प्लान खरीद लो, 250 रुपये लगेंगे, 250 में 50-60 GB जो है मिल जाएगा।
और उसको यूज़ कर लो। और पर डे के अगर 1 जीबी एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, 1 जीबी, 2 जीबी, तो उसके ₹5 एक्स्ट्रा खर्च कर दोगे ये पर डे के, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हारे? ठीक है? अमीरों की तरह रहो। ये क्या गरीब क्वालिटी में देखते रहते हो, 1 से 44 रे, 1 से 30 रे। तो उसमें जाके जिसके भी ये जो नया ऐप है ज़्यादा डाटा कंज्यूम कर रहा है, तो वो अपनी क्वालिटी को चेंज कर दो। ठीक है? और अगर आपकी क्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे फ़ोन करें, वो आपको समझा देंगे, किन-किन की प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप लिख लें कि भई हमारे हमारे जो है वो ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, तो इसमें लिख लें। आपको इस कमेंट बॉक्स में सभी लोग जिनको कंजूसी करनी है, डाटा क्वालिटी पहले तो चेंज कर दो। ठीक है? इसलिए उसमें आपको कोई बफरिंग-वफरिंग की कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधी-सीधी क्लास जो है वो आपकी चलेगी और फिर जो है आप जिसको भी क्वालिटी को चेंज कर दो, सेट कर दो और नहीं होती है क्वालिटी चेंज, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं होती है, तो वो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दो। हमारे वाले जो है आपको फ़ोन करके जो है कर देंगे। सब कुछ परफेक्ट है सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर जी, कवि। आरबीआई डॉलर के मुकाबले रुपये मजबूत हो तो उसको कमज़ोर क्यों करता है? अब ये बाद में अभी पढ़ लेंगे सब चीज़ें तो फिर बाद में क्या पढ़ेंगे? ठीक है? एक्सचेंज रेट रुपए के मजबूत होने के क्या फ़ायदे हैं? रुपए के कमज़ोर होने के क्या फ़ायदे हैं? ये आगे जो है सब समझ में आएगी। ठीक है? तुम अगर ये मार्कर बना रहे बेच रहे हो, ठीक है? और अभी तुम जो है वहाँ अमेरिका में जाके $1 में इस मार्कर को बेचते हो। भारत में मार्कर बनाते हो, अमेरिका में जाके $1 में बेचते हो। वापस अमेरिका से डॉलर लेके आओगे, आरबीआई को डॉलर दोगे, तुम्हें कितने रुपए मिल जाएँगे? ₹80 मिल जाएँगे, ठीक है? तो यानी कि तुम रुपए में हिसाब लगाओगे तो तुम्हारा मार्कर अमेरिका में कितने में बिका? ₹80 में बिका। ठीक। अब तुम में से कुछ धुरंधर है, डॉलर मजबूत होना चाहिए, ₹1 बराबर $1 होना चाहिए। जो इस तरह की गलतफ़हमी रखते हैं कुछ लोग। अगर ₹1 बराबर $1 कर दिया सपोज़, फिक्स कर दी रेट। अब तुम जाके और ये मार्कर वहाँ $1 में बेचोगे अमेरिका के बाज़ार में, वापस आओगे तो तुम्हारा ये मार्कर कितने में बिका? ₹1 में। क्या ₹1 में तुम बेच सकते हो? नहीं। तो अब तुम्हें तुम्हें तो चाहिए ₹80 इस मार्कर के। तो क्या करना पड़ेगा? अमेरिका में जाके ₹80 में $80 में बेचोगे और $80 में तुम्हारे इस मार्कर को यूँ फेंकेंगे, हटाओ यहाँ से। तो हमारे एक्सपोर्ट होंगे ही नहीं। जिस दिन रुपया मजबूत हो गया, $1 बराबर ₹1 हो गया, भारत की सारी चीज़ें 80 गुना ज़्यादा महँगी हो जाएगी विदेशी बाज़ारों में और हमारी क्वालिटी तो आपको पता ही है। सस्ती की वज़ह से लोग थोड़ा बहुत खरीदते हैं और वो भी इतनी महँगी हो जाएगी कि कोई खरीदेगा ही नहीं। खरीदेगा नहीं तो हमारा एक्सपोर्ट ₹1 भी नहीं होगा, ₹1 ही नहीं होगा और एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारी इनकम नहीं होगी। ठीक है? इसके लिए अपन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का महत्व देखेंगे। तो इसलिए इस तरह की अगर आप सोचते हो, तो बहुत ही गलत है। हाँ, भाग्यशाली आराम से समझा रहा हूँ, थैंक यू। मार्जिन रिक्वायरमेंट में डिफ्लेशन की कंडीशन में मार्जिन मनी इंक्रीज़ कितना करते हैं? इक्वल तो हो सकता है और अगर इक्वल मार्जिन मनी को कितना कर सकते हैं? अ, अगर इक्वल नहीं होता है तो सेल करेगा ना गेहूँ। इक्वल तो नहीं करता, इक्वल तो रखते ही नहीं है, ठीक है? मैं समझा नहीं हूँ वैसे तो रितिका। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में डिफ्लेशन की कंडीशन में मार्जिन मनी इंक्रीज कितना करते हैं? कितना वो तो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा जो है वो करते हैं। वो आरबीआई तय करती है कि भई कितने देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अपन जो है वो देख रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि पैरेलल वो उपाय भी होते हैं, उन उपायों के साथ-साथ ये भी उपाय दोनों पैरेलल जो है वो होता रहता है। लोग विदेश में काम नहीं करने जाएँगे। हाँ, ये भी मोहम्मद सही कह रहा है, लोग विदेश में काम जो है नहीं करने जाएँगे क्योंकि वहाँ जाके उनको जो है ₹2000 डॉलर मिलेंगे, वापस यहाँ आएँगे तो घर भेजेंगे तो $2000 ₹2000 मिलेंगे। नहीं तो अब $2000 के बदले 80 से गुणा कर दो, इतने रुपए मिल जाते हैं। ठीक है? तो बहुत फ़र्क वो चीज़ें होती है। तुम क्या है कि ज़्यादातर इस देश की दिक्कत ये है, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक एक सेंटेंस कहते रहे कि इस देश में इकोनॉमिक लिटरेसी नहीं है। इसलिए जो गधे मूर्ख लोग हैं देश के, उनको उनको सही करो वो तो गलत लगता है, गलत करो वो सही लगता है और इसलिए सरकार की मजबूरी होती है कि उनको जनता के दबाव में गलत करना होता है क्योंकि जनता को ये सही मायने में नहीं पता।
कि इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में सही मायने में सही क्या है और गलत क्या है। और ये जस्ट पब्लिक को उल्टा लगता है। जैसे तुम लोगों को भी लगता था कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, वस्तुएं सस्ती होनी चाहिए। अब तुम्हें समझ आएगा बस सस्ती होना मतलब आर्थिक मंदी है। ठीक है, उल्टी महंगी होनी चाहिए। तुम्हें लगता था कि डॉलर रुपया मजबूत होना चाहिए और डॉलर, ये तो एक एग्जांपल दिया है और मोहम्मद ने भी एक एग्जांपल और जोड़ दिया है। ऐसे में 50 एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि रुपया जो है वो मजबूत नहीं होना चाहिए। ठीक है। जोगेंद्र कह रहा है, अच्छा थैंक यू जोगेंद्र, बहुत अच्छा समझा रहे हो, बट मैं बहुत ज्यादा खा रहे हैं। हाँ? बट एमबी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ललित कह रहा है बहुत ज्यादा खा रहे हैं, क्वालिटी को चेंज मैनेज कर दो। नहीं होती है तो अपना फोन नंबर यहाँ पे लिख दो, आपको कॉल करके समझा देंगे कि क्वालिटी को किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है। आप ऐप की क्वालिटी किस क्वालिटी पे आप देख रहे हो वो कर सकते हो। धन्यवाद सर जी न्यू ऐप के लिए, दिनेश कुमार, थैंक यू दिनेश। इस पे जो है लोग कम हैं। नए ऐप में क्लास बहुत ही स्मूथ चल रही है, लोग विदेश में काम नहीं करेंगे मोहम्मद। ठीक है। प्रतिभूति खरीदता कौन है? प्रतिभूति खरीदता कौन है? प्रतिभूति आरबीआई खरीदती है, बैंक खरीदती है, मार्केट के अंदर जो है तुम भी खरीद सकते हो, तुम्हारे पास रुपए हैं तो। ठीक है महेंद्र। हम्म। तुम इतना क्यों आगे का दिमाग लगा रहे हो? मैं जितना समझाता हूँ उतना ही समझो ना, मैं इतनी बार तो समझा चुका हूँ, जितना मैं समझाऊं उतना ही समझो तुम। ठीक है। सर हमें रुपए को डॉलर के इक्वल करने के लिए इंडिया को बहुत डेवलप्ड होना होगा, यूएसए से ज्यादा योग्यता। अब नहीं, वो खैर हाँ वो तो हो ही है, पर डबल इक्वल करना क्यों है? वेल वर्किंग न्यू ऐप, थैंक यू। सर हमें रुपए को डॉलर की इक्वल योग्यता, नहीं नहीं नहीं, रुपए को इक्वल करना क्यों? इक्वल का क्या मतलब है? आप ऐप की क्वालिटी यूट्यूब से कम ज्यादा हो गई है, नित्यानंद सर। हाँ। भूख लग गई है सर। सर लाइफ में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक समझ में आ रही है, जीवन धन्य हो गया गुरुजी। योगेश, थैंक यू योगेश। विदेशी निवेश नहीं आएगा, बिल्कुल विदेशी निवेश पे भी फर्क ही पड़ेगा। ठीक है। विदेशी निवेशक आएंगे, इतने डॉलर लेके आएंगे और उनको इतने से रुपए मिल जाएंगे। 10,000 डॉलर लेके आए, 10,000 रुपये मिले, उससे क्या इन्वेस्ट होगा? तो इसलिए वो खैर खूब सारे हैं, बहुत सारे जो है। ठीक है। फॉरेन बैंक्स जो है 44 हैं या 46 है? 44 है फॉरेन बैंक्स, लिखवाया था डबल, 22 का डबल। प्राइवेट बैंक 22 हैं निजी क्षेत्र के, और उससे डबल है, और 12 बैंक है सरकार के। विंडो वर्जन कब तक आएगा? जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि विंडो वर्जन जो है वो आ जाए। फोन में क्वालिटी कम कैसे करें? दिनेश कुमार के ये फोन नंबर है, वो बताएं। अविस्मृति की स्थिति में यह सब दोनों उपाय सारे ही काम ज्यादा किए जाते हैं या कुछ ही? देखो, सारे ये वाले गुणात्मक तो जो है वो थोड़े कम ही किए जाते हैं, उसी पे ध्यान जो है वो दिया जाता है। बाकी है सारे उपाय हैं, कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। बहुत विकट जो स्थिति और ऐसी स्थिति में जाने देती नहीं है आरबीआई, क्योंकि एक बार थोड़ा सा कंट्रोल जो है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे समझ आ रहा है, थैंक यू अजय। चलो ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, 2 नंबर में। हम्म। इस ग्रुप में ज्यादातर गर्ल्स हैं सर, तो न्यू ऐप में रजिस्टर तो कर लिया है, लेकिन ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? अरे महेश चारण, ऑपरेशन ट्विस्ट जो है सरकारी प्रतिबंध, गवर्नमेंट जो है शिफ्ट कर रही है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को कम करके और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को ज्यादा करने के लिए जो है आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट ला रही है। ट्विस्ट लाना, ठीक है, तो वो आगे वो भी पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशन करोड़, नंद किशोर ने नीचे समझा भी दिया है। ठीक है। ये है क्या? नए ऐप में क्लास नहीं दिख रही है? हाँ, नए ऐप में नंद किशोर कह रहे हैं नए ऐप में नहीं दिख रही है, तो कौन सा वाला है वैसे? ये जोधपुर वालों की यही है? जोधपुर वालों तुम्हारा कौन सा है? यही है क्या?
इसमें कोई गुड मॉर्निंग लिखा है महेश चारण ने, सुनील जांगीड़ ने जो है, देख ही रहा हूँ, मनीष सोनी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐप चल रहा है कि हाँ, नए ऐप में क्लास नहीं दिख रही है, एक यही स्टेटमेंट है। ठीक है, नंद किशोर, चलिए, तो इसमें तो है ही नहीं, जोधपुर वालों के कमेंट ही नहीं है। जोधपुर भाई, तुम जोधपुर वालों, तुम कमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही कम कमेंट है। सेपरेट, और इस ग्रुप में ज्यादा, वो कौन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या लिखवाया है, प्लीज सेंड करना। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट को कम ज्यादा क्यों किया जाता है? रिवर्स रेपो रेट समझा तो दिया, मैंने नहीं समझा, ये पहले का पूछा हुआ था या है? पुराना है। हाँ, वो मैंने समझा दिया कि रिवर्स, तुम भी अनुमान लगा लो ना, घर बैठ के दिमाग लगाओ कि किस चीज को ज्यादा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, मार्केट में पैसा कम किससे होगा और मार्केट में पैसा ज्यादा किस चीज से होगा। बस तुम खुद ही अपने दिमाग, खुद के दिमाग से समझो घर बैठ के कि भाई इसको बढ़ने से क्या होगा, किस तरह से ऊपर आरबीआई, बैंक और नीचे मार्केट, पैसा आरबीआई से जा रहा है, और उसके लिए पहले ये डिमांड एंड सप्लाई वाला दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने पहली क्लास में ही कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई वाली क्लास जिसने ढंग से नहीं ली है तो वो प्लीज पुराने उसमें क्लास में जाके और एक बार फिर से जो है वो वापस समझ लें उस क्लास को, क्योंकि ये उसके बिना फिर जो है पूरी इकोनॉमी उसी पे टिकी हुई है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इकोनॉमी की, नो पैकेज फाउंड आ रहा है, उन जिन लोगों के नो पैकेज फाउंड लिखा आ रहा है, इसका मतलब अभी तक वो जुड़े नहीं है। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिया जाएगा, अभी जोड़ देंगे आपको यहाँ से। आपने टाइम पे ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा। 720 पे देख रहा हूँ सर, रोहित वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे अच्छी क्वालिटी में देखो, क्वालिटेटिव जिंदगी जियो, कंजूसों की तरह मत जियो। और अगर पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो किस में करोगे? जितना पैसा है और लाओ इधर उधर से, लगा दो पढ़ाई के अंदर सारा बाजार। मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मैं मोबाइल नोट नॉट रजिस्टर्ड बता रहा है। ठीक है, जिन जिन के भी नहीं हो रहे हैं, आपने अगर फोन नंबर सही लिखे हैं तो हम यहाँ से जोड़ देंगे, और अगर आपने फोन नंबर गलत लिखे हैं तो फिर जो यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में जो नंबर है उसी से ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, नहीं करना है, ऑफलाइन ओनली। सर आप मोटिवेट करते हो तो अच्छा लगता है। सम प्रॉब्लम्स हेयर। ठीक है, ऐड करते ही शो होगा। ठीक है, टेलीग्राम पर वीडियो रजिस्टर करें। ठीक है, चलिए ठीक है। भूख लग रही है कई लोगों को, बिना डाउन पेमेंट के बैंक लोन दे सकते हैं। हाँ, कई बार ऐड आते हैं, जीरो डाउन पेमेंट पे ये ले जाइए, जीरो डाउन पेमेंट पे ये ले जाइए, ऐसे लिखा होता है, लेकिन उसके नीचे स्टार भी बना होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस और लागू होती है। पर आप ऐसे ऐड खूब देखेंगे जिसमें है कि जीरो डाउन पेमेंट पे ये चीज जो है वो आप ले सकते हैं, इस बैंक की ये स्कीम है, इस बैंक की ये स्कीम है। अखबार में ऐड पढ़ देखते समय देखना, जीरो डाउन पेमेंट टर्म खूब बार यूज होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी फाइल चार्ज वगैरह के नाम पे बैंक कुछ न कुछ ले ही लेते हैं। चलिए, तो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो सही कर दी जाएगी, और अभी आप सभी लोग जो है वो नए ऐप पे आ जाएं, ताकि वो बहुत स्मूथ चलता है। आप जैसी क्वालिटी में चलाना चाहें वैसे चलेगा, और बफरिंग नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।